हाय, मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं सावित्री सत्या यूट्यूब चैनल। मैं पुनः एक नई वीडियो को लेकर आई हूं और आज का टॉपिक है गवर्नर जनरल तथा वायसराय। चलिए इससे संबंधित टॉपिक के बारे में जानकारी बताते हैं। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार देना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया था। कौन सा कर देना अनिवार्य बना दिया था? तो आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया था। किसने बना दिया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया था। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाएगा। कौन सा भत्ता बंद कर दिया जाएगा? दोहरा भत्ता को बंद कर दिया जाएगा तथा जनवरी 1766 ईस्वी से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर रहता है। लॉर्ड क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता को बंद कर दिया जाएगा, परंतु इसमें एक यह भी कारण दिया कि किसको ये बंद नहीं किया जाएगा, तो जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर रहता है। आपको याद रखना है, जो बंगाल तथा बिहार की सीमाओं से बाहर कार्य करता उसको ये दोहरी भत्ता बंद नहीं किया जाएगा। ये कब से बात यह बोला गया था? तो 1766 से ये इस पर अमल किया जाएगा, इस पर कार्य किया जाएगा। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स के अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी। आपसे पूछा जाएगा कि द्वैत शासन की समाप्ति कब की गई? तो 1772 ईस्वी को द्वैत शासन की समाप्ति की गई। आगे है राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। राजकीय कोषागार का स्थानांतरण कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरण कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासन की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? इस प्रकार से प्रश्न के रूप में पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो उसका आंसर आपको जवाब में देना। इस प्रकार का क्वेश्चन जब मैं कराऊंगी तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के इसका पारित हुआ था। आगे है इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। अध्यक्ष को जो बनाया गया था उसको एक पदनाम के रूप में दिया गया था, जिसको गवर्नर जनरल बोलते थे। क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल के रूप में उसको जाना जाता। कौन किसको? जो अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा उसको क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। आपको प्रश्नगत के रूप में पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को। कब नियुक्त किया गया था? तो 1774 ईस्वी में। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी सरकार कर्नवालिस ने तैयार की। कर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार। कर्नवालिस के समय में क्या क्या हुआ था? वो हुआ था न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, संबंधित सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों। जन प्रशासन की नींव रखी गई। आगे है 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ, तो आपको इसमें बताना है कि कब हुआ था। 15 जनवरी 1784 को हुआ था। और बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था, जिसका शासनकाल 1774 से 1785 था।
सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित थे। इस प्रकार के प्रश्न जब मैं आगे कराऊंगी तो आएंगे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ तथा घेरे की नीति से कौन कौन से शासक संबंधित थे। तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली इससे संबंधित थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे नीति, जिसको घेरे की नीति कहते हैं, वो कौन कौन संबंधित थे? तो वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली इससे संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा शासक था जिसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका सही आंसर आपको क्या बताना है? वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। कब? 1788 से 1795 तक चला रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिए। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। कौन कौन सी नीति थी रियासतों के प्रति? चलिए देखते हैं उसमें कौन कौन सी थी। पहला नंबर है कंपनी का भारतीय रियासतों के समानता के लिए संघर्ष। पहला क्या था? कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। दूसरा था सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे नीति। तीसरा था अधीनस्थ पाथर्की की नीति। तीसरा क्या था? अधीनस्थ पाथर्की की नीति। और चौथा था अधीनस्थ संघ की नीति। और पांचवा था बराबर के संघ की नीति। आगे है दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई थी। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभावी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया था तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियों और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया। 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर इसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एवं 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था। आपसे पूछा जाएगा कानून की विशिष्टता का नियम किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून विशिष्टता का नियम दिया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन सा कानून? कानून विशिष्टता की नियम जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। आपसे पूछा जाएगा कि इसको 1793 तक अंतिम रूप से सुधार करके कौन से संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था? तो कौन से संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था? कॉर्नवालिस संहिता। आगे है यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। यह सुधार किस पे आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। किस पर? शक्तियों के पृथक्करण पर यह आधारित था। कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्ति ले ली गई तथा इसके पास केवल एक संबंधित शक्तियां ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए एक अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस से कार्य भी किए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा
या लोक सेवा का प्रारंभ किसने किया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। आपको इस प्रकार से याद रखना है कि कब कब किस किस डेट में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक? 1786 से 1793 एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हो गई। इसकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 5 अक्टूबर इसके जो मृत्यु हो गई थी वो 1805 ईस्वी में गाजीपुर में, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ हो गई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित की गई थी। उत्तर प्रदेश में ही इसकी कब्र बनाई गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक की सहायक संधि स्वीकार करने का पहला राज्य हैदराबाद था। अब शासनकाल आ जाता है किसका? लॉर्ड वेलेस्ली का। अब लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1798 से 1805 ईस्वी तक, और इसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, जो 1798 ईस्वी में, तथा वसीन की संधि 1802 ईस्वी में पेशावर, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछा जाएगा कि वेसिन की संधि कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में किसके बीच? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने का पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली थी। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रहने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपये वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने की सहमति बताई। इसके बाद शासनकाल आता है लॉर्ड वेलेस्ली का। चलिए जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल रहा है। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रयोग किया था। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुम्पले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछा जा सकता है कि कौन से शासक पहले थे जो प्रथम यूरोपीय थे जिसने अपनी सेना को किराए के रूप में भारतीयों को दिया था? तो वो कौन थे? डुम्पले ने दिया था। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। तो प्रथम सहायक संधि कब की गई थी? 1765 ईस्वी को की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से परिवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे। हैदराबाद पहला था 1798 तथा 1800 ईस्वी तक। मैसूर दूसरा था 1799 ईस्वी में। तंजौर तीसरा था अक्टूबर 1799 ईस्वी में। अवध चौथा था नवंबर 1801 ईस्वी में। पेशावर पाँचवा था दिसंबर 1802 में। बरार के भोसले क्षेत्र को दिसंबर 1803 में। सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी में। जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य था। इससे आगे लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल आता है। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कब से कब तक गवर्नर जनरल का पद संभाला था? तो जुलाई 1828 ईस्वी तक। 28 ईस्वी में अपना गवर्नर पद को संभाला था। उसने सती प्रथा तथा बालिका शिशुवध जैसे सामाजिक
कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया था। इसने क्या किया था? सती प्रथा और बालिका शिशु वध। ये सती प्रथा क्या थी कि एक ऐसी प्रथा थी जब किसी का पति अगर मर जाता था तो उसकी जो पत्नी होती थी उसको सती होना पड़ता था, अर्थात उसी के चिता पर उसको भी जलना पड़ता था। ये एक कुरीतियाँ सती प्रथा की थी और ये बहुत ही क्रूर प्रथा थी। और यह बालिका शिशु वध, बालिका मतलब लड़की, जो भी शिशु लड़की जन्म लेती थी उसे गर्भ में या गर्भ से बाहर मार दिया जाता था। तो यही बालिका शिशु वध तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियों को ये किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंक ने समाप्त करने के प्रभावकारी प्रयत्न किया था। आपको याद रखना, आपको प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि सती प्रथा का उन्मूलन या समाप्ति किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंक ने। देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की थी और ठगी समाप्त भी किया था। क्या किया था? ठगी प्रथा को भी यह समाप्त किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेटिंक ने। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण किया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया, परंतु इस पर भी बेटिंक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में अपने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेटिंक, जिसका शासनकाल 1828 से 1835 तक रहता है। इसका शासन कब से कब तक रहता है? 1828 से 1835 तक। शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजक की नीति को तिलांजलि दे रही थी। भारत के इतिहास में बेटिंक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया था। प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि चार्टर एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? विलियम बेटिंक के द्वारा पारित किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विलियम बेटिंक के शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंक को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कहाँ का? भारत का। लॉर्ड विलियम बेटिंक ने कैप्टन सलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए किसको नियुक्त किया था? कैप्टन सलीमैन को। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दे और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी में पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1789 ईस्वी में किसका घोषणा कर दिया गया था? 1789 ईस्वी में दासों को निर्यात बंद कर दिया और 1811 ईस्वी से 1823 ईस्वी में दासों से संबंध में कानून बनाए गए। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता के शीघ्रताधित सिंह 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र समाप्त करने की गवर्नर से कानून बनाने को कहा। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत को दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। दासता को अवैध घोषित कब कर दिया गया था? तो 1843 ईस्वी को दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया था।
आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 1813 से 1823 में हुआ था। आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो 1814 से 1816 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के काल क्या था? 1813 से 1823 तक रहा, जो कि सुगोली की संधि से समाप्त हुआ। कौन से संधि से समाप्त हुआ? सुगोली की संधि से। कौन सा युद्ध? आंग्ल नेपाल युद्ध। कौन सी संधि से समाप्त हुए? तो सुगोली की संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुए। सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी। सुगोली की संधि कब लेखबद्ध हुई थी? तो 2 दिसंबर 1815 को, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित कर दिया गया। आगे है 1854 ईस्वी में सलीमेन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। 1854 ईस्वी में किसको रेजिमेंट बनाया गया? 1854 ईस्वी में सलीमेन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया तथा लॉर्ड डलहौजी, जिसका शासनकाल 1848 से 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1848 से 1856 तक। अवध के नवाब वाजिद अली शाह तथा कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 ईस्वी को उसको अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया था। डलहौजी के द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत है? व्यपगत का सिद्धांत है। व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन कौन से हैं? तो कौन है? सतारा। कब किए गए थे? 1848। जैतपुर, संभलपुर जो 1849 में, बगाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में, नागपुर को 1854 में तथा करौली 1855 में थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली को व्यपगत प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेल के निर्माण में किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक चला था। प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चला था? तो प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने तक के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा की गई थी। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों में बंदरगाहों तक ले जाना था। रेल यात्रा शुरू करने का उद्देश्य क्या था? कि कच्चे माल जो है वो आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था इसको। हालांकि ये चैप्टर बड़ा है तो इससे आगे मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।